नमस्ते। इस नई और बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आज की होस्ट हूँ और अक्सर जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो कुछ चीजें इतनी आम लगती हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। मैं आज का एक्सपर्ट हूँ और इस सफर में आपके साथ हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे जमीन पर पड़ी धूल या खेत की मिट्टी को ही ले लीजिए। हम बस इसे एक निर्जीव चीज मान लेते हैं, है ना? जिस पर हम चलते हैं या इमारतें खड़ी कर देते हैं। मतलब हम उसे सिर्फ धूल समझते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर ये निर्जीव धूल नहीं, बल्कि एक बेहद डायनामिक, जीवंत और मतलब जादुई दुनिया हो? आज के इस वीडियो में, जो कि पूरी तरह से फैक्टोग्राफी इंडिया के नोट्स पर आधारित है, हम भारत की मिट्टियों और मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी के रहस्यों को गहराई से डिकोड करेंगे। ये बहुत जरूरी विषय है सच में। एक सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, प्रकृति को महज 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, सैकड़ों से लेके हजारों साल लग जाते हैं। अरे बाप रे, ये तथ्य तो अपने आप में हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जिस मिट्टी को हम जूतों से झटक देते हैं वो असल में सदियों की प्राकृतिक इंजीनियरिंग का नतीजा है। बिल्कुल ये देखिए, कोई मृत वस्तु नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये लगातार अपना रूप बदल रही है, बन रही है और दुर्भाग्य से बहुत तेजी से नष्ट भी हो रही है। विनाश भी हो रहा है। जी, तो इस चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो यही समझना है कि प्रकृति की ये विशाल फैक्ट्री आखिर काम कैसे करती है। भारतीय मिट्टियों की असली ताकत क्या है, उनकी कमियां क्या हैं और वो कौन सा अदृश्य हत्यारा है जो सदियों की इस मेहनत को मिनटों में खत्म कर रहा है। उफ, अदृश्य हत्यारा, ये तो बहुत थ्रिलिंग लग रहा है। तो चलिए मिट्टी के जन्म से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हम फैक्टोग्राफी इंडिया के नोट्स देखें तो मिट्टी के बनने के पीछे 5 प्रमुख कारक काम करते हैं। पहला है मूल चट्टान यानी कच्चा माल, जी। दूसरा है जलवायु, तीसरा उच्चावच यानी जमीन की बनावट, चौथा समय और पांचवा है जैविक क्रियाएं। इसे हम एक प्राकृतिक कारखाने की तरह समझ सकते हैं। देखिए, मूल चट्टान वो कच्चा माल है जिससे मिट्टी बनेगी। अब वो चट्टान टूटेगी कैसे, कितनी जल्दी टूटेगी, ये पूरी तरह से वहां की जलवायु तय करती है। मतलब तापमान और बारिश। एग्जैक्टली। भारी बारिश चट्टानों को काटती है और तेज गर्मी उन्हें चटकाती है, जिसे हम साइंस में अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। समझ रही हूँ। और फिर आता है उच्चावच, यानी जगह पहाड़ी है या मैदानी, अगर ढलान तेज है तो टूटी हुई चट्टान वहां रुकेगी नहीं, नीचे बह जाएगी। हाँ, पहाड़ों पर तो मिट्टी कम ही रुकती है। सही कहा। और समय ये तय करता है कि मिट्टी कितनी गहराई तक विकसित होगी। लेकिन सबसे अहम हिस्सा पता है क्या है? जैविक क्रियाएं। मतलब वो सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया। बिल्कुल। सूक्ष्म जीव, फफूंद, पेड़ों की जड़ें, यही वो चीजें हैं जो उस टूटे हुए पत्थर के चूरे में जान डालती हैं, उसे उपजाऊ बनाती हैं। लेकिन देखिए, जब ये चट्टानें टूटती हैं ना, तो सारे कण एक ही आकार के नहीं होते। इनका एक बढ़ता हुआ क्रम होता है जो काफी दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सबसे बारीक कण मृतिका यानी क्ले के होते हैं, उससे बड़ी गाद या सिल्ट होती है, फिर बालू यानी सैंड, और आखिर में सबसे बड़ी बजरी। और पता है, यही कणों का आकार मिट्टी के पूरे बिहेवियर को तय करता है। मतलब उसमें कौन सी फसल उगेगी, वो पानी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये सब इन्हीं कणों पर निर्भर है। अच्छा, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो मृतिका यानी क्ले है वो एक घने स्पंज की तरह है? स्पंज? दिलचस्प है, समझाइए जरा। मतलब क्ले के कण इतने बारीक और पास-पास होते हैं कि वो पानी को एकदम कसकर जकड़ लेते हैं। पानी अंदर गया तो आसानी से बाहर नहीं निकलता। और दूसरी तरफ जो बजरी है वो एक छलनी की तरह है। कण इतने बड़े हैं कि पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से तुरंत नीचे बह जाता है, रुकता ही नहीं। अरे वाह, ये स्पंज और छलनी वाली उपमा तो मिट्टी के भौतिक विज्ञान को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। क्ले के कणों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए वो पानी को पकड़ कर रखते हैं। साइंस तो यही कहती है। लेकिन देखिए, इसके भौतिक ढांचे के साथ साथ एक रासायनिक ढांचा भी होता है। और यहाँ ना एक बहुत बड़ी भ्रांति टूटती है। कैसी भ्रांति? लोग अक्सर मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की मिट्टी तो हर पोषक तत्वों से भरपूर होगी, एकदम परफेक्ट। हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं। लेकिन असलियत कुछ और है। भारतीय मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 चीजों की भारी कमी पाई जाती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमस। एक मिनट,
मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग रहा है। क्या? देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी तो भूगर्भीय कारणों से हो सकती है, ये बात तो गले उतरती है। लेकिन ह्यूमस ह्यूमस तो पेड़ पौधों की पत्तियों और जैविक अवशेषों के सड़ने से बनता है ना। बिल्कुल वही होता है ह्यूमंस। तो भारत में तो इतने घने जंगल हैं, भरपूर वनस्पतियां हैं, हजारों सालों से खेती हो रही है। फिर यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की कमी कैसे हो सकती है? वो सारा जैविक पदार्थ आखिर जाता कहाँ है? हवा में? हवा में नहीं जाता। यही तो प्रकृति का एक अलग ही खेल समझ में आता है। वो ह्यूमस कहीं जाता नहीं है, बल्कि वो बन ही नहीं पाता। बन ही नहीं पाता? वो कैसे? इसका सीधा कारण है भारत की उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु। जो अत्यधिक गर्मी और नमी का मिक्सचर यहाँ है ना, वो इस पूरी प्रक्रिया को पलट देता है। मतलब ये जो भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है, वही इस कमी की असली वजह है? एग्जैक्टली। देखिए होता क्या है, तापमान इतना ज्यादा रहता है कि मिट्टी के भीतर मौजूद जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। अच्छा, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, वो इतने भूखे और एक्टिव हो जाते हैं कि जैसे ही कोई पत्ती या जैविक पदार्थ जमीन पर गिरता है, वो उसे ह्यूमस में तब्दील होने से पहले ही पूरी तरह से खाकर ऊर्जा में बदल देते हैं। ओहो, मतलब वो उसे बचने ही नहीं देते। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई भट्टी बहुत तेज जल रही हो और उसमें जो भी ईंधन डाला जाए वो तुरंत राख बन जाए। ठंडे देशों में ऐसा नहीं होता। वहां ये प्रोसेस बहुत धीमा होता है, जैसे फ्रिज में रखा खाना देर तक सुरक्षित रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। हमारी जलवायु ही एक तरह से मिट्टी के खिलाफ काम कर रही है। सही कहा। और इसीलिए शायद भारतीय कृषि में बाहरी उर्वरकों या फर्टिलाइजर्स की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आबादी का पेट तो भर ही रहा है, और इसका क्रेडिट निश्चित रूप से प्रकृति की दो सबसे शक्तिशाली ताकतों को जाता है, पानी और आग। पानी और आग? हाँ, जिन्होंने हमारी सबसे अहम मिट्टियां बनाई हैं। तो चलिए पहले नदियों के पानी से बनी जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल से आगे बढ़ते हैं। फैक्टोग्राफी इंडिया के अनुसार ये भारत के लगभग 40 से 43% हिस्से में फैली है। जलोढ़ मिट्टी तो वास्तव में सदियों से बहने वाली नदियों का एक बहुत बड़ा वरदान है। हिमालय और ऊंचे पहाड़ों से नदियां जब पूरे वेग से बहकर आती है ना, तो अपने साथ बहुत कुछ लाती हैं। जी, वो चट्टानों को काटकर जो निक्षेप या डिपॉजिट्स लाती हैं, उनके लगातार जमा होने से ये मिट्टी बनती है। नदियां पहाड़ों के सारे खनिज, खासकर पोटाश और चूना, पीसकर मैदानों में बिछा देती हैं। लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन की कमी होती है, राइट? हाँ, कमी होती है, लेकिन अपनी संरचना की वजह से ये गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और बांगर? अरे हाँ, ये दोनों तो अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक निकाली है। अच्छा, क्या ट्रिक है? देखिए, बांगर शब्द को भंगार से जोड़कर देखिए। भंगार यानी पुराना कबाड़। अच्छा, भंगार। हाँ, तो बांगर का मतलब हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो ऊंचाई वाले इलाकों में होती है, जिसमें कंकड़ जमा हो गए हैं और जो अब थोड़ी कम उपजाऊ हो चुकी है। और दूसरा बचा खादर। खादर यानी वो नई ताजी मिट्टी जो हर साल बाढ़ के पानी के साथ आती है और निचले खेतों को एकदम रिचार्ज कर देती है। वाह, ये तरीका तो साइंस को बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से समझाता है। बाढ़ का पानी हर साल पहाड़ों से नए खनिज और बारीक गाद लेकर आता है, इसलिए खादर हमेशा ज्यादा उपजाऊ होती है। बिल्कुल। तो पानी का ये चमत्कार तो हमने देख लिया। अब प्रकृति की दूसरी बड़ी ताकत की बात करते हैं, यानी आग। दक्कन के पठार में एक बिल्कुल अलग तरह का प्राकृतिक प्रयोग हुआ है। आप काली मिट्टी यानी रेगुर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिसका जन्म पानी से नहीं बल्कि ज्वालामुखी के खौलते हुए लावे से हुआ है। बेसाल्ट लावा चट्टानों से बनी ये काली मिट्टी। लेकिन पता है, इसके जन्म से ज्यादा मुझे इसका वो बिहेवियर हैरान करता है जिसे खुद जुतने वाली मिट्टी या सेल्फ प्लाविंग कहा जाता है। ये बहुत ही अमेजिंग फिनोमेनन है। मतलब बिना हल चलाए जुताई कैसे हो सकती है? ये तो जादू जैसा लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये पूरी तरह से फिजिक्स है। आपने क्ले वाले उस स्पंज का उदाहरण दिया था ना? हाँ, जो पानी सोख लेता है। बस काली मिट्टी में मृतिका यानी क्ले की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब बारिश होती है तो ये पानी सोखकर एकदम फूल जाती है और बेहद चिपचिपी हो जाती है। ओके। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब सूखा पड़ता है और तेज धूप इस मिट्टी से पानी को वाष्पीकृत करने लगती है। तो पानी उड़ने के बाद ये मिट्टी तेजी से सिकुड़ती होगी। बिल्कुल सही। इसके कण इतनी तेजी से सिकुड़ते हैं कि खेतों में कई कई इंच गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं।
दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाकर गहरी जुताई की हो। ओहो, क्या बात है। और इन दरारों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हवा और जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक पहुंच जाती है, जो अगली फसल की जड़ों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब प्रकृति ने खुद ही हवा के वेंटिलेशन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। बिल्कुल। और इसके रंग के पीछे भी एक बहुत रोचक केमिस्ट्री है। इसका काला रंग किसी जले हुए लावे की वजह से नहीं है, बल्कि एक रसायन के कारण है, जिसका नाम है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। नाम तो बहुत भारी भरकम है। भारी है, लेकिन याद रखना बहुत आसान है। इसमें एक शब्द छुपा है, मैग्नेट, यानी चुंबक। और चुंबक अक्सर किस रंग का होता है? काले रंग का। एग्जैक्टली। तो जहां मैग्नेटाइट की बात हो, समझ लीजिए काली मिट्टी का ही जिक्र हो रहा है। और क्योंकि ये नमी को बहुत देर तक रोक कर रख सकती है, इसलिए ये कपास के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जलगांव के केले और नागपुर के संतरों के लिए तो ये एकदम बेस्ट मानी जाती है। नमी को रोक कर रखने के फायदे तो एकदम साफ हैं। लेकिन जरा सोचिए, स्थिति तब क्या होती होगी जब भारी बारिश का पानी मिट्टी पे रुके ही नहीं, बल्कि उसे एक छलनी की तरह धो डाले मतलब भारी बारिश से? हाँ, ये सवाल हमें प्रकृति के एक और बड़े प्रयोग की तरफ ले जाता है, लेटेराइट मिट्टी। ओह, लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण तो वाकई बहुत अनोखा है। जब मैं इसके बारे में फैक्टोग्राफी इंडिया के नोट्स पढ़ रही थी, तो मुझे पोर ओवर कॉफी बनाने का प्रोसेस याद आ गया। एक मिनट, पोर ओवर कॉफी, ये लेटेराइट मिट्टी से कैसे जुड़ती हैं? देखिए, जब हम पोर ओवर कॉफी बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर फिल्टर में कॉफी का पाउडर रखते हैं और ऊपर से लगातार गर्म पानी डालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो होता क्या है, कॉफी का सारा स्वाद, सारा अच्छा अर्क पानी के साथ घुलकर नीचे बर्तन में चला जाता है, और ऊपर फिल्टर में क्या बचता है? सिर्फ वो कड़वा, कठोर और बेकार हिस्सा। अच्छा। केरल या मेघालय जैसी जगहों पर, जहां भयंकर गर्मी भी होती है और महीनों तक मूसलाधार बारिश भी, वहां की मिट्टी के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। भारी बारिश के कारण मिट्टी का सारा अच्छा और उपजाऊ हिस्सा, यानी चूना और सिलिका, पानी के साथ घुलकर गहराई में चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम साइंस में निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। हाँ, लीचिंग। और सतह पर क्या बचता है? सिर्फ लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड का वो कठोर लाल हिस्सा। वाह, ये पोर ओवर कॉफी वाला उदाहरण तो लीचिंग को स्पष्ट करने का एकदम अद्भुत तरीका है। बिल्कुल यही प्रक्रिया वहां लगातार चल रही है, और उसी लोहे की अधिकता की वजह से ना, सूखने पे ये मिट्टी ईंट जैसी अत्यधिक कठोर हो जाती है। ईंट जैसी? हाँ, यहाँ तक कि लैटिन भाषा में लेटर शब्द का अर्थ ही ईंट होता है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये प्राकृतिक रूप से बहुत उपजाऊ तो नहीं होती, क्योंकि अच्छे तत्व तो बह चुके हैं, लेकिन अगर इसमें सही मात्रा में उर्वरक मिलाए जाएं तो ये काजू की खेती के लिए सबसे शानदार जमीन साबित होती है। केरल के जो बड़े बड़े काजू बागान है ना, वो इसी कठोर जमीन का फायदा उठाते हैं। लोहे की इसी केमिस्ट्री से जुड़ी एक और मिट्टी का जिक्र फैक्टोग्राफी इंडिया के नोट्स में है, लाल पीली मिट्टी। हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जब मैंने इसका नाम पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में एक बड़ा ही स्वाभाविक सा विचार आया। मुझे लगा कि शायद तेज धूप की वजह से लाल मिट्टी का रंग उड़कर पीला हो जाता होगा, जैसे धूप में रखे रहने से पुराने कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है ना। हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक अनुमान लगता है, लेकिन असल में धूप का यहाँ कोई रोल नहीं है। रोल नहीं है? तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से लोहे और पानी का रासायनिक मिलन है। मूल रूप से इस मिट्टी का रंग लाली होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है। ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग लाल भूला हो जाता है। हाँ, जंग तो लाली होता है। लेकिन जब भारी बारिश होती है और ये मिट्टी पानी सोख लेती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाना, तब पानी के अणुओं के जुड़ने से इसका रंग पीला दिखाई देने लगता है। ओहो, मतलब ये रंग बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि पानी का एक रासायनिक भ्रम है। बिल्कुल। और ये लाल पीली मिट्टी थोड़ी छिद्रदार होती है, पानी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती, इसलिए ये उन मोटे अनाजों के लिए एकदम उत्तम है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी के ठहराव की जरूरत नहीं होती, जैसे ज्वार और बाजरा, जिन्हें अब हम श्री अन्न के रूप में जानते हैं। सही कहा। तो देखिए, अब तक तो हमने मैदानी और पठारी इलाकों की चर्चा की, लेकिन भौगोलिक चरम सीमाओं पर, मतलब एक्सट्रीम लोकेशंस पर, प्रकृति की ताकत का असली अंदाजा होता है। एक्सट्रीम लोकेशंस मतलब एक तरफ वो इलाके हैं जहां हमेशा पानी का साम्राज्य रहता है, और दूसरी तरफ वो जहां पानी की एक बूंद भी दुर्लभ है। हाँ,
आप दलदली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। दलदली मिट्टी जो सुंदरवन या तटीय इलाकों में मिलती है, वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। और इसके बारे में ना एक बहुत ही अजीब तथ्य सामने आया है। क्या? इसमें भारत में सबसे ज्यादा करीब 40 से 50% तक ह्यूमस पाया जाता है। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने बात की थी कि भारत की गर्म जलवायु के कारण बैक्टीरिया सारा ह्यूमस खा जाते हैं, तो फिर यहाँ दलदल में इतना सारा ह्यूमस कहाँ से आ गया? यही तो प्रकृति का कैच है। इसका रहस्य उस जमे हुए पानी में छिपा है। जमे हुए पानी में? हाँ, देखिए, पानी लगातार भरा होने की वजह से जमीन के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती, और ऑक्सीजन के बिना उन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का दम घुटने लगता है, जो पत्तियों को सड़ाने का काम करते हैं। ओह, मतलब वो मर जाते हैं? हाँ, या काम नहीं कर पाते। तो जब बैक्टीरिया काम ही नहीं कर पाते, तो जो पत्तियां और जैविक पदार्थ गिरते हैं वो पूरी तरह से सड़ नहीं पाते, बस उनका एक के ऊपर एक अंबार लगता जाता है। अच्छा, तो वो जमा होते रहते हैं। सदियों तक यही प्रक्रिया चलने से वहां ह्यूमस का एक विशाल भंडार बन जाता है, जिसे हम पीटी सॉइल कहते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, ये मिट्टी अत्यधिक अम्लीय यानी एसिडिक होती है। यहाँ केवल वही फसलें हो सकती हैं जिन्हें जड़ों में पानी भरा रहना पसंद है। क्या बात है! ऑक्सीजन कट होने से ह्यूमस बच गया। और इसके ठीक विपरीत छोर पर है राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी। हाँ, डेजर्ट सॉइल। वहां तो पानी का नामो निशान नहीं होता। तो ऐसे में बिना पानी के वहां चट्टानें टूटकर रेत में कैसे बदलती हैं? वहां पानी या रसायन नहीं, बल्कि तापमान एक हथौड़े की तरह काम करता है। तापमान? हाँ, इसे यांत्रिक अपक्षय या मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है। दिन की चिलचिलाती गर्मी में चट्टानें फैलती हैं और रात की कड़ाके की ठंड में तेजी से सिकुड़ती हैं। इस लगातार फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया से चट्टानों में दरारें पड़ती हैं और वो टूटकर भुरभुरी बालू बन जाती हैं। बाप रे, रेगिस्तान का एक्सट्रीम वेदर। और यहाँ जमीन के अंदर एक और दिलचस्प साइंस काम करता है, केशिकत्व यानी कैपिलरी एक्शन की प्रक्रिया। वो कैसे? तेज गर्मी के कारण जमीन की गहराई का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और उड़ जाता है, लेकिन वो वाष्पीकृत होने से पहले अपने साथ गहराई से कैल्शियम को सतह तक खींच लाता है। अच्छा। पानी तो उड़ गया, लेकिन कैल्शियम सतह के ठीक नीचे जम जाता है, जिससे कंकड़ की एक बेहद मजबूत परत बन जाती है। इसीलिए अगर वहां कभी बारिश हो भी जाए ना, तो ये कंकड़ की परत पानी को गहराई तक जाने ही नहीं देती। अरे वाह, प्रकृति का अपना ही एक अलग इंजीनियरिंग सिस्टम चल रहा है, जो हर इलाके के हिसाब से सेट है। और अगर पहाड़ों की बात करें, पर्वतीय ढलानों पर मिट्टी का क्या हाल होता है? देखिए, पहाड़ों पर ढलान होने के कारण पानी कभी एक जगह नहीं रुकता, इसलिए वहां सेब, नाशपाती और चाय के बागान बहुत अच्छी तरह पनपते हैं। लेकिन यहाँ फैक्टोग्राफी इंडिया के नोट्स एक बहुत ही खास तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं, जम्मू कश्मीर की करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी, ये क्या होती है? ये कोई आम पहाड़ी मिट्टी नहीं है। ये सदियों पहले हिमनदों यानी ग्लेशियर्स द्वारा लाए गए डिपॉजिट से बनी है, और दुनिया का सबसे महंगा और दुर्लभ मसाला केसर इसी करेवा मिट्टी में उगता है। ओहो, केसर के लिए जिम्मेदार है ये करेवा मिट्टी? बिल्कुल। हालांकि पहाड़ों पर मिट्टी एक बहुत बड़े मानव निर्मित खतरे का भी सामना कर रही है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। आप झूम खेती की बात कर रहे हैं ना? जी, जब जंगलों को जलाकर कुछ समय के लिए खेती की जाती है और फिर जमीन को बंजर छोड़कर लोग आगे बढ़ जाते हैं। इससे ढलानों पर पेड़ों की जड़ों की पकड़ खत्म हो जाती है और मिट्टी तेजी से बह जाती है। हाँ, और इसी कटाव को रोकने के लिए तो पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती यानी टेरेस फार्मिंग की जाती है ना, ताकि ढलान पर सीढ़ियां बनाकर पानी की स्पीड को रोका जा सके। एकदम सही। अच्छा, अब जब इन खतरों की बात छिड़ी गई है, तो इस विश्लेषण के सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण हिस्से पर चलना जरूरी है। मिट्टी के सबसे बड़े दुश्मन, मतलब प्रकृति जिसे बनाने में सदियां लगा रही है, उसे हम बहुत तेजी से खो रहे हैं। पहला बड़ा खतरा है मिट्टी का रासायनिक असंतुलन, यानी पीएच असंतुलन। खेती के लिए मिट्टी का रासायनिक संतुलन ही सब कुछ है। देखिए, पीएच स्केल पर 7 का मतलब है उदासीन या न्यूट्रल, जो फसल के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां पानी मिट्टी के सारे क्षारीय तत्वों जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को बहा ले जाता है। पीछे जो बचती है वो अम्लीय या एसिडिक मिट्टी होती है। तो इसे ठीक कैसे करते हैं? इसे वापस खेती लायक बनाने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है, ताकि एसिडिटी को काटा जा सके। ओके, और इसके उलट, जहां बारिश कम
और वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जैसे मरुस्थलीय इलाकों में। वहां मिट्टी क्षारीय या ऊसर बन जाती है। सतह पर नमक और खनिजों की एक सफेद चादर बिछ जाती है, जो बीजों को पनपने ही नहीं देती। हाँ, वो व्हाइट क्रस्ट। इसका इलाज है मिट्टी में जिप्सम मिलाना। तो ये एक स्पष्ट नियम हो गया, अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए चूना और क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन इन रासायनिक असंतुलनों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक एक और खतरा है, जिसे अक्सर रेंगती हुई मृत्यु या अदृश्य हत्यारा कहा जाता है। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, विशेष रूप से परत अपरदन। इसे अदृश्य हत्यारा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इतनी खामोशी से होता है कि खेत में काम करने वाले किसान को इसका अंदाजा तक नहीं होता। खामोशी से? वो कैसे? देखिए, जब भारी बारिश होती है तो पानी खेत की सबसे ऊपरी, सबसे उपजाऊ परत, जिसमें सारा ह्यूमस, सारे खनिज और सारे पोषक तत्व जमा होते हैं, उसे एक पतली चादर के रूप में चुपचाप बहा ले जाता है। बारिश के बाद खेत वैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत, उसकी जान निकल चुकी होती है। ये एक धीमा जहर है। बाप रे। फैक्टोग्राफी इंडिया के नोट्स में जल अपर्दन के 4 चरण बताए गए हैं, जो पानी की विनाशकारी ताकत की खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। पहला है आसफाल या स्प्लैश अपर्दन। हाँ, स्प्लैश इरोजन। जब बारिश की बड़ी बड़ी और भारी बूंदें सूखी जमीन पर छोटे बमों की तरह गिरती हैं और मिट्टी के कण अपनी जगह से छिटक कर बिखर जाते हैं। जी, ये पहली स्टेज है। दूसरा है परत अपर्दन या शीट इरोजन, जिसकी हमने भी चर्चा की। तीसरा है रिल अपर्दन, जब बहता हुआ पानी खेत की मिट्टी में उंगलियों जैसी पतली पतली नालियां बना लेता है और वहां से मिट्टी काटना शुरू करता है। और इसके बाद आता है चौथा और सबसे विनाशकारी चरण, अवनालिका या गली इरोजन। गली इरोजन? जब वही पतली नालियां लगातार पानी के तेज बहाव से कट-कट कई फीट गहरी और चौड़ी खाइयों में बदल जाती हैं। इसका सबसे भयानक और जीवंत उदाहरण है मध्य प्रदेश की चंबल घाटी के बीहड़। उफ, चंबल के बीहड़, जहां अवनालिका अपर्दन ने 50 से 100 फीट गहरी खाइयां और घाटियां बना दी हैं। बिल्कुल। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ पानी की ताकत ने उस पूरे विशाल इलाके का भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो जमीन अब खेती तो दूर, इंसान के सामान्य तरीके से रहने या चलने लायक भी नहीं बची है। सच में डरावना है ये। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अगर सही समय पर मिट्टी का संरक्षण ना किया जाए तो पानी जो जीवन देता है, वही पानी कितने विनाशकारी परिणाम ला सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर इस पूरी डिटेल चर्चा के निष्कर्ष को देखा जाए, जिस 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने में कठोर चट्टानों, बदलती जलवायु, सूक्ष्म जीवों और समय ने मिलकर सैकड़ों साल का लंबा संघर्ष किया है, एक भारी बारिश का वेग या इंसानों की गलत कृषि तकनीक उसे चंद मिनटों में हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। बहुत दुखद है। मिट्टी का संरक्षण कोई ऑप्शन नहीं है, ये सीधा हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस पूरी जटिल, धीमी और खूबसूरत प्राकृतिक व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद प्राकृतिक संतुलन के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। और इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक नए और थोड़े प्रोवोकेटिव सवाल को छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। आजकल दुनिया भर में बिना मिट्टी की खेती, जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, और लैब में खाना उगाने की तकनीकें बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भविष्य में मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये टेक आजकल बहुत चर्चा में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या पानी और रसायनों का कोई कृत्रिम घोल कभी उस करोड़ों सूक्ष्म जीवों, खनिजों, फफूंद और जैविक पदार्थों वाले अत्यंत जटिल, जादुई और जीवंत इकोसिस्टम की जगह ले सकता है, जिसे प्रकृति ने हजारों सालों की मेहनत से गढ़ा है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इंसान की तकनीक कभी उस 1 सेंटीमीटर प्राकृतिक मिट्टी की असली बराबरी कर पाएगी? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस पर तो सबको सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर फैक्टोग्राफी इंडिया के नोट्स पर आधारित हमारा ये गहन विश्लेषण आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे सफर का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और कुछ नई शानदार जानकारियों के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।